हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है इसका उत्तर लिखेंगे, किस प्रकार से और क्या क्या करना है आपको इस प्रश्न पत्र में, तो उसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। देखिए, निर्देश में दिया हुआ है कि रीड all the questions carefully, attempt all the questions as directed, marks are given against each questions। कह रहा है सभी प्रश्नों को आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सारे प्रश्नों को। उसके बाद अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड, और जैसा निर्देश दिया गया है कि आपको सारे प्रश्न जो है करने हैं। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, तो प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने जो है दिए हुए हैं। देखिए, इसमें सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन है। इसमें क्या कह रहा है, ये अपठित गद्यांश है। तो अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिसको आप पढ़ करके इसमें नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। देखें गद्यांश क्या दिया हुआ है। भारतेंदु के जीवन का उद्देश्य अपने देश की उन्नति के मार्ग को साफ सुथरा और लंबा चौड़ा बनाना था। इसके कांटों और कंकड़ों को दूर किया, उसके दोनों ओर सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर उनमें फूलों के वृक्ष लगाए। इस प्रकार उसे सुगम्य बना दिया कि भारतवासी उस पर आनंद पूर्वक चलकर अपनी उन्नत इष्ट स्थान तक पहुंच सके। यद्यपि भारतेंदु जी अपने लगाए हुए वृक्षों को फूलों से लदा न देख सके, फिर भी हमको यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा कि वे अपने जीवन के उद्देश्य में पूर्णतया सफल हुए। देखिए, आप ध्यान देंगे यहाँ पर मिसप्रिंट है, कुछ मात्राओं की गलतियाँ हैं इसमें, जो कि आप स्वयं से सुधार लेंगे। इसे हुए देखिए, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, ये छोटा ऊ की मात्रा होगी इस पर, ह पर। हिंदी भाषा और साहित्य में जो उन्नति आज दिखाई पड़ रही है उसके मूल कारण भारतेंदु जी हैं, और उन्हें ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। उन्हें ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। गांधीवाद में राजनीतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं, प्रायः राजनीतिक क्षेत्र प्रचलित हैं, वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। यहाँ को लिखा है, देखिए, तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। अब देखिए, नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इसी गद्यांश से इन प्रश्नों के उत्तर जो है लिखना है। और प्रश्न का उत्तर क्या इसमें दिया हुआ है, आपको यहीं से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई एक सही है, उसको हमें चूज़ करना है। राइट आंसर जो है, भारतेंदु के जीवन का उद्देश्य क्या था। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, देश का विकास करना, या हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति करना, या मार्गों को साफ करना, कि भारतीय संस्कृति का विकास करना।
ऐसे दूसरा प्रश्न दिया है कि भारतेंदु ने अपने जीवन में क्या किया। तो आपको लिखना है, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा भी है, आप पढ़िएगा ध्यान से और सही उत्तर चुनिएगा। देखिए, भारतेंदु ने अपने जीवन में क्या किया। फल फूलों के वृक्ष लगाए, कि हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के बीज बोए, कि रास्तों को सुंदर बनाया, कि भारतीय को आनंद प्रदान करने का प्रयास किया। इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आप चूज करेंगे। कांटों और कंकड़ों से क्या अभिप्राय है, तो आप सही ऑप्शन देखेंगे इसमें कि मार्ग की रुकावटें हैं, कि आसपास फैली गंदगी है, कि पौधों के कांटे और रास्ते के कंकड़ हैं, कि मन के बुरे भाव हैं। अब आइए आगे देखते हैं इसमें चौथा जो है मनोरम का क्या अर्थ है। तो एक ऑप्शन जो सही है उसको आप चूज करेंगे कि दूर दूर तक। देखिए, दूर दूर के बीच में यहाँ ऐसे चिन्ह होगा, इसमें विभिन्न आकारों के, उसके बाद बड़े बड़े, मन को रमाने वाला। इसके बाद पांचवा जो है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। जो शीर्षक है उसको आप सही उत्तर में चुनेंगे, चार में से कोई एक सही है होगा। छठवां जो है कह रहा है गांधीवाद का आधार है। तो क्या आधार है गांधीवाद का, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। सातवां है संसार में प्रचलित सारेवाद सीमित हैं। तो सारेवाद अभी अभी आपने पढ़ा है कि किस क्षेत्र तक सीमित हैं, कोई एक है इसमें से आप चूज करेंगे। उसके बाद गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया। तो किस चीज़ के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान किया, सही उत्तर चुनिएगा। नवा कह रहा आध्यात्म शब्द में प्रयास का सही विकल्प है। आध्यात्म शब्द में प्रयास का सही विकल्प है। आध्यात्म धन एक है, आध्यात्म धन एक, आध्यात्म धन एक, आध्यात्म धन एक और अध्यात्म धन एक। आ धन ध्यात्मिक और घ है आध्याधन तमिक। तो सही आप चूज करेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आध्यात्म शब्द में प्रयास का सही विकल्प है, प्रयास का नहीं। इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें प्रयुक्त जो सही प्रत्यय है, ठीक है, उसको आप चूज करेंगे कि कौन सा सही है। जैसे आध्यात्म शब्द है, ठीक है, प्रयास का सही विकल्प, तो इसमें आप प्रत्यय ढूंढेंगे, ठीक है, विकल्प उसका सही विकल्प जो प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर अध्यात्म का। दसवां देखिए गांधीवाद में किसका स्थान नहीं है, एकता का, अनेकता का, सांप्रदायिकता का या कोई नहीं। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश जैसे आपने काव्यांश जो है गद्यांश को देखा है, वैसे ही इसमें पद्यांश को देख करके आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ इसको पढ़ेंगे आप, पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके सही उत्तर आप चुनेंगे। कह रहा रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक के तन पर राणा का वह कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा में बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली गिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में सरपत दौड़ा करवालों में, है यही रता अब यहाँ नहीं है वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगत न कोई जहाँ नहीं किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। देखिए इसको पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं इसमें कोई एक और उसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प सही है, उसी को आप चुनेंगे। तो पड़ गया हवा का पाला था का आशय क्या है, कोई एक ऑप्शन सही है उसको आप चुनेंगे एक विकल्प को।
दूसरा है कविता में चेतक के किस गुण का वर्णन है, तो किस गुण का वर्णन है? गति की तीव्रता है कि कुशलता है कि निर्भीकता है कि सौंदर्य है, यानी किस गुणों का वर्णन वहाँ पर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नंबर 4, राणा प्रताप के घोड़े पर कोड़ा क्यों नहीं पड़ता था? यानी ये 5 आपके दिए हुए हैं, इन 5 में से आपके एक एक 4 विकल्प दिए हैं प्रत्येक प्रश्न के, और उसमें से एक विकल्प सही है, वही आपको चूज करना है। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या तो श्याम दिल्ली जाएगा या तो रवि दिल्ली जाएगा, कौन सा वाक्य है? अब आपको चूज करना है कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि कोई नहीं है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं सरल वाक्य किसको कहते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो यहाँ अभी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे देखिए, एक और प्रश्न इसमें कह रहा है कि दिनेश और रमेश बाजार जा रहे हैं, कौन सा वाक्य है? संयुक्त है, सरल है, मिश्र है कि इसमें से कोई नहीं है। जो सही होगा उसको आप चूज करिएगा, कौन सा ये वाक्य है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? यानी 4 वाक्य दिए हैं, इन चारों वाक्यों में आपको ये देखना है कि कौन सा वाक्य जो है वो संयुक्त है। वह खाना कहा कर सो गया, कहा कर नहीं, देखिए ये गलत मिसप्रिंट है यह। वह खाना खा कर सो गया। दूसरा है उसने खाना खाया और सो गया। तीसरा है गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, और घ है आपका कि रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो इसमें से जो संयुक्त वाक्य है उसका आप चयन करेंगे इसमें से। प्रश्न नंबर 4 देखें, कह रहा है कि निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है? इसमें से आपको मिश्र वाक्य चूज करना है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने गया, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। देखिए यहाँ पे मात्राओं की गलतियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ठीक है, तो यहाँ की लिखा हुआ है। उसके बाद है घ में बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, नहीं थी यहाँ कॉमा होगा, और इसलिए ल पे छोटी की मात्रा होगी, अंधेरा था। तो इसमें से आप जो सही वाक्य उसका चयन करें। किस वाक्य का चयन करना है? मिश्र वाक्य का। प्रश्न नंबर 4 देखें, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर देना है, कह रहा है कि मुझसे गाया नहीं जाता में कौन सा वाक्य है? यहाँ पर देखिए आपको वाच्य बताना है इस प्रश्न में, और वाच्य आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं कि वाच्य क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्या उनका स्वभाव है। तो यहाँ पर कह रहा है मुझसे गाया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है कि सभी हैं? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य कर्म से हो उसे कहते हैं भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या ये सभी। अब देखिए इसमें से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, अभाववाच्य। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें से आपको चूज करना है। सभी प्रश्न अच्छे हैं। माँ खाना बनती है, बनती नहीं है, बनाती है, वाक्य में वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये बताना है, जैसा कि आप जानते हैं भाव मतलब भाव नहीं, वाच्य का मतलब है कि आप इसमें आपको ये बताना है कि प्रधानता किसकी है, कर्म की है कि भाव की है कि कर्त की है, ठीक है, कर्ता की, यानी कर्ता की है, कर्म की है कि भाव की। जो प्रधान है जिस वाक्य का उसी को आपको चयन करना है। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। यानी पद का परिचय देना है आपको। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो भाववाचक संज्ञा, परिमाणवाचक सर्वनाम, अकर्मक क्रिया या कालवाचक क्रिया विशेषण।
देखिए इसमें कह रहा निम्नलिखित रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। तो जो रेखांकित है उनका पद परिचय आपको देना है, लेकिन इसमें रेखांकन नहीं हुआ है कि किसका हमें पद परिचय देना है।